अस्सलामुअलैकुम बच्चों, कैसे हैं आप सब। आज के इस लेक्चर में हम अपने चैप्टर को कंटिन्यू करने से पहले आप लोगों से मैं आपकी नोट्स के बारे में कुछ बातें करना चाहूँगा। बच्चों, अब तक बहुत सारे स्टूडेंट ने अपनी नोट्स ऑफिस से कलेक्ट कर चुके हैं और अब भी मैं ये देख रहा हूँ कि कुछ बच्चों ने ऑफिस में आकर के नोट्स का कलेक्शन नहीं किया है। तो मैं आप लोगों से ये रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप लोग ऑफिस में आए और अपने नोट्स यहाँ से ले जाएं और वर्कबुक भी ले जाएं, ताकि आप वर्कबुक में लैंग्वेजेस की प्रैक्टिस कर सकें और नोट्स के थ्रू अपने थ्योरी सब्जेक्ट को आप याद कर सकें। तो ध्यान से मेरे इस इंस्ट्रक्शन को सुनिए, आप ऑफिस में आइए और अपने नोट्स को कलेक्ट करके ले जाइए, ठीक है। अब हम इस बात के बाद आगे बढ़ते हैं और अपने चैप्टर को कंटिन्यू करते हैं। जैसा कि आपने कल के वीडियो में देखा था कि हमने हेरिडिटी एंड एवोल्यूशन चैप्टर को आगे कंटिन्यू किया था और प्रोफेसर चार्ल्स डार्विन की थ्योरी के ज़रिए हमने ये पढ़ने की कोशिश की थी कि किस तरह से इस अर्थ के ऊपर लिविंग ऑर्गेनिज्म की ओरिजिन होती है। तो ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस के हमने आंसर भी देखे थे और ये बात समझ में आई थी कि साइंटिफिक थ्योरी के थ्रू ये बात हम मानते हैं कि सबसे पहले इस प्लैनेट के ऊपर जो लिविंग ऑर्गेनिज्म की ओरिजिन है वो पानी के अंदर है, वो ओशंस के अंदर है और उसके बाद बहुत सालों करोड़ों साल के बाद उसके अंदर चेंजेस होते गए और इतनी ज़्यादा डाइवर्सिटी ऑफ स्पीशीज़ हमें देखने को मिलती है। फिर इसी थ्योरी के सपोर्ट में हमने कुछ एविडेंसेस भी रखना स्टार्ट किए थे। जैसा कि मैंने आपको कल बताया था कि हम कुछ एविडेंसेस के सपोर्ट में इस थ्योरी को एक्सेप्ट करते हैं। उन एविडेंसेस में से हमने 2 एविडेंस कल कवर कर लिए थे और बाकी के 4 एविडेंस आज के इस लेक्चर में हम कंटिन्यू करेंगे। तो स्टूडेंट, अब हम उन 2 एविडेंस के बारे में भी यहाँ बता दें। सबसे पहला एविडेंस था मॉर्फोलॉजिकल एविडेंस, जिसे मैंने एक्सटर्नल स्ट्रक्चर के बेस पे आपको समझाने की कोशिश की थी कि प्लांट्स और एनिमल्स में अभी भी अगर हम एक्सटर्नल स्ट्रक्चर को ऑब्जर्व करें तो ऐसा लगता है कि हम में एक्सटर्नल स्ट्रक्चर के बेस पे बहुत सारी चीज़ें कॉमन हैं, इसलिए हम एक कॉमन एंसेस्टर से बिलोंग करते हैं। दूसरा एविडेंस था एनाटॉमिकल एविडेंसेस। एनाटॉमिकल एविडेंसेस को मैंने आपको याद रखने के तरीके बताए थे कि उसे हम इंटरनल स्ट्रक्चर के नाम से याद रखेंगे। तो इंटरनली जब हम स्ट्रक्चर देखते हैं किसी ऑर्गेनिज्म का तो हमें इंटरनल स्ट्रक्चर तो एक जैसा नहीं नज़र आता है, लेकिन अगर हम और माइनर ऑब्जर्वेशन करें तो पता चलता है कि वो सब बोन्स से बने हुए होते हैं और जहाँ पर बोन्स के जॉइंट्स होते हैं वैसे ही जॉइंट्स हम में भी पाए जाते हैं और सारे स्ट्रक्चर के अंदर कुछ कॉमन जॉइंट्स पाए जाते हैं। इसी कॉमन या सिमिलरिटीज़ के बेस पे हम ये कह सकते हैं कि हम सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म एक कॉमन एंसेस्टर से बिलोंग करते हैं। और वो कॉमन एंसेस्टर कौन होगा? वही होगा जो करोड़ों साल पहले पानी के अंदर एक लिविंग सब्सटेंस के फॉर्म में ओरिजिन या ओरिजिनेट हुआ था। तो स्टूडेंट, अब हम अपने इस लेक्चर को आगे बढ़ाते हैं और एविडेंस नंबर 3 देखते हैं। अब स्टूडेंट, आप लोगों के सामने एविडेंस नंबर 3 वेस्टिजियल ऑर्गन के फॉर्म में आप देख रहे हैं। तो ये एविडेंस नंबर 3, सबसे पहले मैं बता दूं कि ये क्या चीज़ होती है, वेस्टिजियल ऑर्गन किसे कहते हैं। तो आप जैसा कि स्क्रीन पे देख रहे हैं कि नॉन फंक्शनल स्ट्रक्चर इन सम ऑर्गेनिज्म, कुछ लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर कुछ ऐसे स्ट्रक्चर पाए जाते हैं जो उनकी बॉडी में प्रेजेंट होते हैं लेकिन वो फंक्शनल नहीं होते, वो नॉन फंक्शनल होते हैं। कहने का मतलब ये है, मैं थोड़ा डिटेल आपको समझा दूं कि वेस्टिजियल स्ट्रक्चर किस तरह से बॉडी के अंदर पाए जाते हैं। जैसा कि हमने प्रोफेसर चार्ल्स डार्विन की थ्योरी का कॉन्सेप्ट पढ़ा है कि जो नेचर के अंदर चेंजेस होते हैं उन्हीं चेंजेस के हिसाब से अगर हमें सर्वाइव करना है तो हम अपने अंदर चेंजेस लाते हैं। तो अब ऐसा तो नहीं होता है कि बदलते हुए नेचर या चेंज होते हुए नेचर के साथ हम अपनी बॉडी के अंदर कोई नया ऑर्गन डेवलप कर ले। तो नया ऑर्गन डेवलप नहीं होता, बल्कि ऐसा होता है कि जो पहले के ऑर्गन्स होते हैं वो चेंज होते हुए इन्वायरमेंट के साथ इनएक्टिव हो जाते हैं या ग्रेजुअल डिसअपीयर होने की कोशिश करते हैं। अब उन्हें कंप्लीटली डिसअपीयर होने में करोड़ों साल का टाइम लगता है। तो ऐसा भी देखने में आता है कि कुछ ऑर्गन्स हमारी बॉडी के अंदर प्रेजेंट हैं लेकिन वो नॉन फंक्शनल हैं और वही ऑर्गन किसी दूसरे लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर प्रेजेंट है और वो आज भी फंक्शनल हैं। तो उसी ऑर्गन को हम वेस्टिजियल ऑर्गन के नाम से जानते हैं जो बॉडी में प्रेजेंट होता है। और वो प्रेजेंट क्यों है?
क्योंकि हमने क्या किया है, चेंज होते हुए नेचर के साथ हमने उस ऑर्गन को यूज़ करना बंद कर दिया है ताकि हम सर्वाइव कर सके। वो आज भी हमारी बॉडी में प्रेजेंट है लेकिन नॉन फंक्शनल है, यूजलेस है। तो ऐसे ऑर्गन को हम वेस्टिजियल ऑर्गन का नाम देते हैं। तो स्टूडेंट, अगर हम देखें तो ऐसे बहुत सारे वेस्टिजियल ऑर्गन हमारी बॉडी के अंदर भी पाए जाते हैं, यानी कि ह्यूमन बॉडी के अंदर पाए जाते हैं। और ऐसे ही सेम पोजीशन पे ऑर्गन दूसरे लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर भी मिलते हैं जो आज भी फंक्शनल है, लेकिन वो हमारी बॉडी में नॉन फंक्शनल है, यूजलेस है, और इवन सर्टेन कंडीशन में वो हमें हार्मफुल भी होते हैं। तो स्टूडेंट, आइए कुछ एग्जांपल्स भी देखते हैं और उसके बाद इनको हम कॉमन एंसेस्टर से कनेक्ट करने की कोशिश करेंगे। अगर हम एग्जांपल्स में देखें तो हमारे पास, जैसा कि आप यहाँ पे पिक्चर्स में रूडिमेंट्री टेल का एग्जांपल देख रहे हैं, एप्स में या मंकीज़ में जो उनकी टेल पार्ट होती है जिसे हम दुम का हिस्सा भी कहते हैं, तो आज भी उनके पास वो टेल प्रेजेंट है। और ह्यूमन बॉडी के अंदर सेम पोजीशन पे जहाँ पे टेल स्टार्ट होती है उसी पोजीशन पे कुछ ऐसे बोन्स पाए जाते हैं जो टेल को बनाने के लिए भी यूज़ होते हैं, और कुछ ऐसे मसल्स भी पाए जाते हैं जो टेल में मंकी के मसल से मैच करते हैं। तो हम ये कह सकते हैं कि ह्यूमन बीइंग के जो स्पीशीज़ हैं उसका भी एवोल्यूशन मंकी या एप की स्पीशीज़ से हुआ है, क्योंकि हमारे अंदर जो वेस्टिजियल ऑर्गन है, जो वैसे ही ऑर्गन मंकी या एप के अंदर आज फंक्शनल है लेकिन वो हमारे पास नॉन फंक्शनल है। तो कनेक्टिविटी दिख रही है, ह्यूमन बीइंग की कनेक्टिविटी मंकी और एप से होती हुई दिख रही है। आप यहाँ स्क्रीन पे देख सकते हैं, मसल्स सिमिलर टू मसल्स ऑफ मंकी विच इट यूजेस टू स्विंग द टेल। तो वो मसल्स अपने टेल को स्विंग करने के लिए आज भी यूज़ करता है, लेकिन हम उस पोजीशन पे मसल्स तो प्रेजेंट है लेकिन हम उसका यूज़ नहीं करते। रूडिमेंट्री टेल बोन्स कंपोज्ड ऑफ फोर फ्यूज्ड वर्टिब्रेट इन द सेम पोजीशन। तो जैसा कि मैंने टेल बोन के एग्जांपल दिया, वो आज भी ह्यूमन बॉडी के अंदर प्रेजेंट है। वेस्टिजियल ऑर्गन का डेफिनेशन भी आपके सामने यहाँ पर स्क्रीन पे दिख रहा होगा। इल डेवलप्ड स्ट्रक्चर ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल विच आर ऑफ नो यूज टू देम आर कॉल्ड वेस्टिजियल ऑर्गन। अब इल डेवलप का मतलब ये होता है जो पूरी तरीके से डेवलप नहीं हुए, या वो जो पहले थे लेकिन अब वो ग्रेजुअल चेंज होते होते डिसअपियर होने की कोशिश कर रहे हैं, तो उन्हें हम इल डेवलप स्ट्रक्चर कहेंगे। प्लांट्स में भी होते हैं और एनिमल्स में भी होते हैं जिनका आज के टाइम पे कोई यूज़ नहीं है, तो ऐसे स्ट्रक्चर को हम वेस्टिजियल स्ट्रक्चर कहते हैं। इस एग्जाम्पल में हमने मंकी के टेल और उसके मसल्स के एग्जाम्पल लेकर के समझने की कोशिश की थी। इसके बाद हम कुछ और भी एग्जाम्पल देखने की कोशिश करते हैं। तो आप यहाँ पर देख रहे होंगे इस वक्त अपनी स्क्रीन पे कि हमारे पास जो ह्यूमन बॉडी के एग्जाम्पल में हम ये कह सकते हैं कि हमारे पास अपेंडिक्स का एक ऑर्गन होता है जिसे हम अपनी लार्ज इंटेस्टाइन से कनेक्ट करके देख सकते हैं। अपेंडिक्स आज के हमारे लार्ज इंटेस्टाइन में प्रेजेंट होता है लेकिन उसका कोई यूज़ नहीं होता। अब ये अपेंडिक्स पहले के लिविंग ऑर्गेनिज्म में फंक्शनल था और आज भी दूसरे लिविंग ऑर्गेनिज्म में फंक्शनल है। माना यह जाता है कि जब हम पहले हमारे जो एंसेस्टर थे वो फूड को अनकुक फूड के फॉर्म में खाते थे, तो उस टाइम पे जो अनकुक्ड या जो दूसरे जो फूड होते थे उसमें सेलुलोज की क्वांटिटी को डाइजेस्ट करने के लिए हमें अपेंडिक्स का यूज़ करना पड़ता था। और आज के टाइम पे हम कुक्ड फूड को यूज़ करते हैं और इसीलिए कुक्ड फूड यूज़ करने की वजह से सेलुलोज को डाइजेस्ट करने के लिए लार्ज इंटेस्टाइन और स्मॉल इंटेस्टाइन इनफ होता है और इसलिए अपेंडिक्स का यूज़ नहीं हुआ। तो हम ये देखते हैं कि जो अपेंडिक्स आजकल के ह्यूमन बॉडी में मिलते हैं वो काफ़ी वर्मी फॉर्म अपेंडिक्स के फॉर्म में हो जाता है, मतलब वो काफ़ी छोटा हो गया है, अब उसका यूज़ नहीं होता। अगर हम इसी अपेंडिक्स को दूसरे लिविंग ऑर्गेनिज्म में देखें तो उसकी साइज काफ़ी बड़ी होगी। तो अपेंडिक्स का भी स्ट्रक्चर एक वेस्टिजियल स्ट्रक्चर के फॉर्म में माना जाता है। इसके अलावा अगर हम और भी एग्जाम्पल देखें तो हमारी बॉडी के अंदर ऐसे 100 वेस्टिजियल ऑर्गन्स पाए जाते हैं। उनमें से कुछ नाम हम यहाँ देखने की कोशिश करते हैं। ईयर पिन्ना का एग्जाम्पल है, जो हमारे ईयर मसल्स होते हैं उसकी एक एग्जाम्पल है। ये हमारी बॉडी में कोई भी फंक्शन नहीं करता, जबकि यही मसल्स अगर हम मंकीज़ की बात करें या दूसरे लिविंग ऑर्गेनिजम्स की बात करें तो वो अपने ईयर्स को रोटेट करने के लिए या ईयर्स को मोशन करने के लिए यूज़ करते हैं, जबकि हमारे बॉडी में इनका कुछ भी यूज़ नहीं है। तो ईयर मसल्स का एग्जाम्पल है। उसके बाद आप देख सकते हैं विजडम टीथ का एग्जाम्पल है।
विजडम टीथ वो होता है जिसे हम नॉर्मल या हमारे कॉमन लैंग्वेज में जिसे अकल दांत का नाम देते हैं, उसका कोई यूज़ नहीं होता। हम उसे फूड को चीव करने के लिए यूज़ नहीं करते। वो हमारे माउथ के अंदर प्रेजेंट होता है, लेकिन इसी पोजीशन पे दूसरे लिविंग ऑर्गेनिज्म में आज भी वो टीथ प्रेजेंट है जिनका वो यूज़ करते हैं। तो विजडम टीथ ह्यूमन बॉडी के अंदर एक क्या हुआ, वेस्टिजियल स्ट्रक्चर। उसके बाद ऐसे हमारे पास और भी स्ट्रक्चर्स होते हैं, जैसे कि आप देख सकते हैं मेम्ब्रेन ऑफ द आई, वो हमारी बॉडी के अंदर उनका कोई प्रॉपर यूज़ नहीं होता, दूसरे ऑर्गेनिज्म में वो है। और साथ ही रिड्यूस्ड टेल का एग्जाम्पल जो हमने पिछले भी एग्जाम्पल में देखा था। तो इन सारे एग्जाम्पल से हमें ये समझ में आता है कि वेस्टिजियल ऑर्गन्स जो है वो हमारी बॉडी में पाए जाते हैं। वो नॉन फंक्शनल होते हैं, लेकिन सेम पोजीशन पे कुछ ऑर्गन आज भी दूसरे लिविंग ऑर्गेनिज्म में पाए जाते हैं और वो फंक्शनल होते हैं। अब हमें देखना ये है कि इन वेस्टिजियल स्ट्रक्चर से हम कैसे एक कॉमन एंसेस्टर से बिलोंग करते हैं। जैसा कि मैंने आपसे पहले कहा था कि कनेक्टिविटी को समझने की कोशिश करेंगे। तो स्टूडेंट, ऐसा माना जाता है कि हमारे जो वेस्टिजियल स्ट्रक्चर हैं वो मंकीज़ और एप से बहुत हद तक मैच करते हैं। तो ये माना जाता है कि हमारा इवोल्यूशन, ह्यूमन बीइंग की जो स्पीशीज़ है, इसका इवोल्यूशन मंकीज़ से या एप से हुआ है। अब और अगर बैकग्राउंड में जाके देखें तो मंकीज़ और एप भी किसी दूसरी स्पीशीज से इवॉल्व हुई होगी। तो इसी तरीके से बैकग्राउंड में जाते जाते हम ये कनेक्ट कर सकते हैं कि हमारा सबका, चाहे वो मंकीज़ हो या ह्यूमन बीइंग हो या दूसरे ऑर्गेनिज्म हो, का जो एक कॉमन एंसेस्टर होता है, और ये कॉमन एंसेस्टर वही होगा जो लाखों करोड़ों साल पहले ओशियंस में एक लाइफ सब्सटेंस के फॉर्म में ओरिजिनेट हुआ था। तो स्टूडेंट, उम्मीद करता हूं कि आपको एविडेंस नंबर 3 वेस्टिजियल स्ट्रक्चर या वेस्टिजियल ऑर्गन्स का एविडेंस समझ में आया होगा, और हम ये थोड़ा थोड़ा कन्विंस हो रहे होंगे कि हाँ, हम सारे स्पीशीज एक कॉमन एंसेस्टर से बिलोंग करता है। आइए इसके बाद हम अपने एविडेंस नंबर 4 की तरफ बढ़ते हैं, और उसका नाम हम यहाँ पर देखने की कोशिश करते हैं। ये है पैलेंटियोलॉजी। पैलेंटियोलॉजिकल एविडेंसेस ऐसे एविडेंसेस हैं जिनको स्टडी करके हम ये कह सकते हैं कि हमारे से पहले आने वाले और जितने भी स्पीशीज आज इस अर्थ पे प्रेजेंट हैं, सबका एक कॉमन एंसेस्टर है। आइए हम उसे देखने की कोशिश करते हैं। मैं आपको पैलिएंटोलॉजिकल एविडेंसेस के बारे में ये समझा दूं कि इन एविडेंसेस में हम फॉसिल्स की स्टडी करते हैं। तो हमारा एविडेंस नंबर 4, जिसका नाम पैलिएंटोलॉजिकल एविडेंसेस है, ठीक है। अब इसमें हम फॉसिल की स्टडी कैसे करते हैं और क्या रिजल्ट आउट करेंगे, वो हम समझने की कोशिश करते हैं। फॉसिल्स तो आप सब जानते होंगे कि हज़ारों करोड़ों साल पहले जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स इस अर्थ पे रहते थे, वो किसी न किसी नेचुरल डिजास्टर्स के थ्रू अर्थ के अंदर बहुत ही डीपेस्ट लेयर के अंदर जाकर के वो बरीड हो गए होंगे। अब अगर हम उन्हीं फॉसिल्स को ऑब्जर्व करते हैं, यानी कि अगर हम उनकी स्टडी करने की कोशिश करते हैं, तो हम लेयर वाइज अगर ऑब्जर्वेशन करें, लेयर वाइज ऑब्जर्वेशन का मतलब ये कि अगर हम सबसे डीपेस्ट लेयर में ऑब्जर्व करें फॉसिल्स को, तो हमें ऐसे फॉसिल्स मिलते हैं, उन एनिमल्स के फॉसिल्स मिलते हैं जो क्या थे, इनवर्टिब्रेट्स। इनवर्टिब्रेट्स का मतलब आप समझ गए होंगे, जिनमें बैकबोन नहीं होता और जिनकी बिलोंगिंग वाटर से थी। जैसा कि आप यहाँ पर देख रहे हैं कि कुछ इमेजेस में आपको 1, 2, 3 नंबर्स दिए गए हैं, और सबसे पहले वाले नंबर 1 इमेज में आपको फिश के जैसे कुछ एनिमल्स को दिखाया गया है। तो इसी तरीके से डीपेस्ट लेयर में आपको ऐसे ऑर्गेनिजम्स के फॉसिल्स स्टडी करने मिलेंगे जिससे उनका ये समझ में आता है कि ये वो ऑर्गेनिजम्स थे जो इस अर्थ पे सबसे पहले आए थे और डिजास्टर की वजह से ये सबसे डीपेस्ट लेयर के अंदर चले गए। अब आपको कैसे पता चला कि ये सबसे पहले आए थे? तो हम क्या करते हैं, एक टेक्निक का यूज़ करते हैं। उस टेक्निक का नाम होता है कार्बन डेटिंग। कार्बन डेटिंग टेक्निक उसे कहते हैं जिसमें हम कार्बन के आइसोटोप्स को रेशियोज निकाल करके फॉसिल्स की एज का पता लगाते हैं। तो कार्बन डेटिंग टेक्निक के थ्रू जितने भी फॉसिल्स हमें डीपेस्ट लेयर में मिलते हैं, सबसे पहले हम उन फॉसिल्स की एज का पता लगाते हैं और उसके बाद उसके ऊपर वाली लेयर के फॉसिल्स की एज का पता लगाते हैं। फिर हम कंपैरिजन करते हैं कि अर्थ पे पहले कौन आया होगा। तो ऐसे कंपैरिजन में हमें ये देखने को मिला है कि जो सबसे डीपेस्ट लेयर में फॉसिल्स होते हैं वो इनवर्टिब्रेट्स एनिमल से बिलोंग करते हैं। जैसा कि आप यहाँ पे स्क्रीन पे एक स्ट्रक्चर देख रहे होंगे, सबसे नीचे की लेयर में इनवर्टिब्रेट्स है, उसके बाद जॉलेस
फिश टाइप के कुछ ऑर्गेनिजम्स के फॉसिल्स आपको दिख रहे होंगे। थोड़ा सी आप उसे जूम करके देखने की कोशिश करिएगा, आपको समझ में आएगा। उसके बाद अगर हम देखें तो एम्फीबियंस और रेप्टाइल्स के फॉसिल्स हमें मिलते हैं। तो इसी तरीके से दूसरे लेयर में अगर हम देखें तो हमें डायनासोर्स और उस तरह से दूसरे ऑर्गेनिजम्स के फॉसिल्स मिलते हैं। और जो सबसे अपर लेवल का जो फॉसिल्स है उसके अंदर हम अर्ली मैमल्स, मंकीज एंड एप्स और बर्ड्स वगैरह के फॉसिल्स को देख सकते हैं। तो स्टूडेंट्स, हमें पता ये चला कि जैसे जैसे हम फॉसिल्स की स्टडी करेंगे और कार्बन डेटिंग की टेक्निक के थ्रू उनकी एज का पता लगाएंगे तो उस एज से हमें ये पता लगता है कि डीपेस्ट लेयर के अंदर जिन लिविंग ऑर्गेनिजम्स के फॉसिल्स मिलते हैं वो है इनवर्टेब्रेट्स, जिनमें बैकबोन नहीं होता। और हम सब जानते हैं कि मेनली पहला ऑर्गेनिज्म जो वाटर में आया था वो एक लाइफ सब्सटेंस के फॉर्म में था जिसमें बैकबोन जैसा कुछ भी नहीं था। तो फिर वो चेंज होते हुए होंगे और चेंज होने के बाद कुछ मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म बने होंगे जो इनवर्टेब्रेट्स से और वो वाटर से बिलोंग करते हैं। ठीक है, उसके बाद उनके अंदर चेंजेस आते गए और उसके बाद हमने देखा कि हमारे पास जो लेयर वाइज फॉसिल्स मिलते हैं वो हम देख सकते हैं। यहाँ पर स्क्रीन पे आपके सामने सेंटर में लिखे हुए भी हैं, फॉसिल्स ऑफ इनवर्टेब्रेट्स। उसके बाद प्री हिस्टोरिक फिश लाइक एनिमल्स मिलते हैं। उसके बाद एम्फीबियंस जो वाटर और लैंड दोनों पे रह सकते थे। फिर रेप्टाइल्स के फॉसिल्स मिलते हैं जो रेंग के चलने वाले जो एनिमल्स होते हैं। उसके बाद बर्ड्स के फॉसिल्स मिलते हैं और मैमल्स जिससे हम भी बिलोंग करते हैं, ह्यूमन स्पीशीज भी बिलोंग करती है, उनके फॉसिल्स मिलते हैं। तो इसी सीक्वेंस के अंदर फॉसिल्स मिलने की वजह से ह्यूमन बीइंग और साइंटिस्ट ये मानने को थोड़े थोड़े और कन्विंस होते हैं कि हाँ, ये बात सही है कि फॉसिल्स की स्टडी के बेस पे हम ये कह सकते हैं कि हमारा ओरिजिन पानी में था। हमारा जो ओरिजिन था वो पानी में था और इसी पानी में ओरिजिन होने का ये वही थ्योरी है प्रोफेसर चार्ल्स डार्विन की थ्योरी कि सबसे पहले पानी के अंदर वो लिविंग ऑर्गेनिज्म ओरिजिनेट हुआ होगा। तो स्टूडेंट, ये था हमारा 4th नंबर का एविडेंस, पैलेंडियोलॉजिकल एविडेंस, जो आपने यहाँ पर अभी देखा। उम्मीद करता हूँ कि 4 एविडेंस कंप्लीट होने के बाद आपका माइंड साइंटिफिक एविडेंसेस के बेस पे इस चीज़ को मानने को तैयार हो रहा होगा कि हम सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म एक कॉमन एंसेस्टर से बिलोंग करते हैं। इनके बाद हम अपने 5वें एविडेंस की तरफ बढ़ते हैं और 5वां एविडेंस आपके सामने स्क्रीन पे कनेक्टिंग लिंक्स के नाम से आप देख सकते हैं। अब ये कनेक्टिंग लिंक्स क्या होते हैं, मैं आपको बता दूं कि ये कुछ ऐसे ऑर्गेनिज्म होते हैं जिनके स्ट्रक्चर के बेस पे हम उनको 2 ग्रुप्स में कंबाइन कर सकते हैं कि कुछ उनके पास ऐसे भी फीचर्स होते हैं जो वो उनके पहले वाली स्पीशीज से मैच करता है और कुछ फीचर्स ऐसे भी होते हैं जो उनके बाद में आने वाली स्पीशीज से मैच करता है। तो ऐसे ऑर्गेनिज्म भी इस अर्थ पे प्रेजेंट है। आइए उनकी एग्जाम्पल्स भी देखते हैं। हम यहाँ पे देख सकते हैं एनेलिडा जो हमारा एक ग्रुप होता है, इस ग्रुप के जो फीचर्स होते हैं वो पेरिपेटस नाम के एक ग्रुप ऑफ एनिमल्स के अंदर पाए जाते हैं और ऐसे ही पेरिपेटस के फीचर्स आर्थ्रोपोडा नाम के जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं उनमें भी पाया जाता है। अब हम देख लेते हैं कि इस पेरिपेटस के अंदर ऐसे कौन से फीचर्स होते हैं जो एनेलिडा और आर्थ्रोपोडा दोनों में कॉमन होते हैं। जैसे कि हम बात कर सकते हैं कि पेरिपेटस जो आप इस वक्त स्क्रीन पे जिसका पिक्चर देख रहे हैं उसके पास एनेलिडा के जैसे नेफ्रिडिया होते हैं, थिन क्यूटिक्यूल होता है स्किन के ऊपर उसके, और पैरापोडिया लाइक अपेंडेजेस होते हैं, मतलब कि कुछ स्किन के ऊपर लाइंस वगैरह बनी होती है। अब इसी पेरिपेटस के पास आर्थ्रोपोडा के जैसे कुछ स्ट्रक्चर भी होते हैं, जैसे ट्रैकिया होता है। ट्रैकिया समझते हैं ना आप, ट्रैकिया जिसके थ्रू हम क्या करते हैं, रेस्पिरेशन करते हैं। तो ये पेरिपेटस ट्रैकियल रेस्पिरेशन को परफॉर्म करता है, ठीक है, और ओपन सर्कुलेशन इसका होता है। तो ये पेरिपेटस टाइप के जो एनिमल्स होते हैं वो एनेलिडा और आर्थ्रोपोडा में कनेक्टिंग लिंक्स का काम करते हैं। अब स्टूडेंट आप सोच रहे होंगे तो इससे क्या होता है, अगर कनेक्टिंग लिंक्स है तो हम ये कैसे मान सकते हैं कि ये सारे कॉमन एंसेस्टर हैं। तो आप ज़रा ध्यान से सोचिए, अगर एक एनिमल ऐसा है या एक ग्रुप ऑफ एनिमल ऐसे भी पाए जाते हैं जो अपनी पहले वाली स्पीशीज़ के फीचर्स भी रखते हैं और जो उनके बाद वाली स्पीशीज़ है उसके भी फीचर्स रखते हैं अपने अंदर, तो तीनों स्पीशीज़ के अंदर कुछ ना कुछ तो कनेक्शन होगा ना, समझ रहे ना आप, तीनों स्पीशीज़ के अंदर कनेक्टिविटी दिखती है। तो इसी बेस पे हम ये कह सकते हैं कि ये तीनों या उसके बाद या उसके भी पहले वाली स्पीशीज़ सब एक कॉमन एंसेस्टर से बिलोंग करते हैं। अब एक और एग्जाम्पल पेरिपेटस के बाद हम यहाँ पे स्क्रीन पे देख लेते हैं और वो है आपका डकबिल।
डकबिल का पिक्चर इस वक्त आप अपने स्क्रीन पे देख रहे होंगे। अगर हम इनको कंपेयर करें तो दो ग्रुप में ये कॉमन फीचर्स रखता है, रेप्टाइल्स में और मैमल्स में। अब मैमल्स में हम भी इंक्लूड हो जाते हैं और रेप्टाइल्स में आप जानते हैं कि जो रेंग के चलने वाले एनिमल्स होते हैं उन्हें रेप्टाइल्स में गिना जाता है। अब रेप्टाइल्स में अगर हम देखें तो डकबिल रेप्टाइल्स की तरह अंडे देने का काम करता है, ये एग को ले करता है ताकि रिप्रोडक्शन हो सके। और मैमल्स की तरह इसकी बॉडी के ऊपर हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स भी होते हैं और मेमरी ग्लैंड्स भी होता है, जिसके थ्रू वो मैमल से बिलोंग करता है। तो स्टूडेंट यहाँ पे आपने देखा डकबिल नाम के जो एनिमल्स होते हैं या इस ग्रुप के जो एनिमल्स होते हैं वो रेप्टाइल्स और मैमल से मैच करते हैं, इसलिए डकबिल पैरापेटस को हम कनेक्टिंग लिंक्स का नाम देंगे। तो ये पता चला कि रेप्टाइल्स, मैमल्स ये दोनों एक ही जैसे लिविंग ऑर्गेनिज्म से बिलोंग करते होंगे, और वो लिविंग ऑर्गेनिज्म फिर वही होगा जो सबसे पहले इस अर्थ पे पानी के अंदर आया होगा। इसके बाद एक और एग्जांपल हम लंग फिश का देख लेते हैं और देखने की कोशिश करते हैं कि किस तरह से ये दो ग्रुप में कनेक्टिंग लिंक्स का काम करता है। तो स्टूडेंट लंग फिश का नाम आप जैसे समझ रहे होंगे कि लंग्स के थ्रू ये रेस्पिरेशन करता है जैसे कि हम करते हैं, और जैसे कि नॉर्मल फिश का रेस्पिरेशन होता है वो आप जानते हैं कि गिल्स के थ्रू होता है, वो लंग्स के थ्रू रेस्पिरेशन नहीं करते। लेकिन अब अगर हम लंग फिश की बात करें तो वो फिश और एम्फीबियंस के अंदर कनेक्टिंग लिंक्स का काम करता है, और इससे पता चलता है कि फिश और एम्फीबियंस के अंदर सिमिलरिटीज़ होंगी और वो एक कॉमन एंसेस्टर से बिलोंग करते होंगे। तो स्टूडेंट इन एग्जाम्पल्स में हमने पैरापेटस, डकबिल और लंग फिश के एग्जाम्पल्स को देखा और समझने की कोशिश की कि जो ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो कहीं ना कहीं उनके अंदर कुछ ना कुछ कॉमन फीचर्स अब भी पाए जाते हैं, और इसी कॉमन फीचर्स के बेस पे हम ये कह सकते हैं कि वी आर बिलोंग्स टू द कॉमन एंसेस्टर विच आर ओरिजिनेटेड लॉन्ग ईयर्स अगो इन द ओशियंस। अब इसके बाद हम अपने एविडेंस नंबर 6 की तरफ बढ़ते हैं और देखते हैं कि वो कौन सा एविडेंस है, और ये बहुत ही आसान एविडेंस है जिसका नाम इस वक्त आप अपने स्क्रीन पे देख रहे हैं, एम्ब्रियोलॉजिकल एविडेंसेस। अब स्टूडेंट ये एम्ब्रियोलॉजिकल एविडेंसेस क्या होता है? जैसा कि आप नाम से यहाँ देख रहे हैं एम्ब्रियोलॉजिकल एविडेंसेस, मैं आपको आसानी से कुछ ऐसे समझा सकता हूँ कि कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म जब प्रोड्यूस होना स्टार्ट होता है तो वो स्टार्ट में एम्ब्रियो के अंदर प्रोड्यूस होता है। जैसे प्लांट का सीड हो गया या जो एनिमल्स होते हैं भी एनिमल्स के एम्ब्रियो के अंदर अपना पहला स्टेज कंप्लीट करते हैं, देन आफ्टर फिर उनके अंदर जैसे जैसे टाइम पीरियड जाता है वो अपने अंदर चेंजेस लाते जाते हैं। तो एम्ब्रियोलॉजिकल एविडेंसेस एक ऑब्जर्वेशन है। अगर हम बहुत सारे एनिमल्स को ऑब्जर्व करें तो फेज नंबर 1 पे जब वो रिप्रोड्यूस होते हैं सेलुलर फॉर्म में या सेलुलर फॉर्म से थोड़े से जब वो अपने आप को चेंज करने की कोशिश करते हैं, तो अगर आप उनका स्ट्रक्चर देखोगे डिफरेंट टाइप्स के एनिमल्स हैं, लेकिन फर्स्ट स्टेज में जब वो रिप्रोड्यूस होते हैं तो उनका स्ट्रक्चर बहुत हद तक सिमिलर है, यानी कि सब बनते एक ही तरह से हैं। अगर मैं आपको समझाने की कोशिश करूं तो मैं ये कह सकता हूं कि हम सब जब प्रोड्यूस होते हैं डिफरेंट टाइप्स के एनिमल्स, जैसे यहाँ पर आप फिश देख सकते हैं, सैलेमेंडर है, टॉर्टोइस है, चिकन है, काफ है, रैबिट है और ह्यूमन बॉडी भी है। तो हम सबका प्रोडक्शन अर्लीस्ट स्टेज पे, सबसे अर्ली स्टेज पे जब हम प्रोड्यूस होना शुरू होते हैं तो उस वक्त हमारा स्ट्रक्चर काफ़ी हद तक सिमिलर होता है। आप उसको सबसे पहले वाली हॉरिजॉन्टल रो में ऑब्जर्व कर सकते हैं, तो उससे पता चलता है कि हम एक कॉमन एंसेस्टर से बिलोंग करते होंगे। उसके बाद जब हम स्टेज नंबर 2 पे आते हैं तो थोड़ा स्लाइटली चेंज होता है, एंड देन फिर स्टेप नंबर 3 पे हम काफ़ी हद तक चेंज हो जाते हैं और अपने अपनी कैटेगरी से बिलोंग करने लग जाते हैं। तो ये एम्ब्रियोलॉजिकल एविडेंसेस, यहाँ पर कोई थ्योरी नहीं है बल्कि ये एक ऑब्जर्वेशन के बेस पर है, और इस ऑब्जर्वेशन के बेस पे हम ये कह सकते हैं कि यस वी आर बिलोंग्स टू अ कॉमन एंसेस्टर, एंड वो कॉमन एंसेस्टर वही होगा जो करोड़ों साल पहले पानी के अंदर आया था। तो स्टूडेंट इन 6 एविडेंसेस के बेस पे हम ये चीज़ कुछ हद तक या बहुत हद तक मानने को तैयार हैं कि ठीक है, हम सारे कॉमन एंसेस्टर से बिलोंग करते हैं। अब मैं यहाँ पर आपको ये बात बता दूं कि अगर आप नहीं भी मानते हो तो हमें ये चीज़ एग्री करनी पड़ेगी ताकि हम इसी को लिख करके हम अपने मार्क्स ले सकें। अब हम अपनी थ्योरी तो वहाँ पर एग्जाम में प्रेजेंट नहीं कर सकते ना, क्योंकि अभी तक हमने इतना रिसर्च नहीं किया। आप रिसर्च करिए, आपको कोई नया ऑब्जर्वेशन दिखता है तो आप अपनी थ्योरी फिर दुनिया वालों के सामने लाइए। फिलहाल हम इन एविडेंसेस के बेस पे ये चीज़ एक्सेप्ट करते हैं, ठीक है। अब हम आगे बढ़ते हैं, इस चैप्टर में देखते हैं कि अब और क्या पढ़ने के लिए बाकी है।
स्टूडेंट, इन 6 एविडेंसेस के बाद अगर आप अपनी टेक्स्ट बुक को ऑब्जर्व करेंगे तो आप ये देखेंगे कि फिर से प्रोफेसर चार्ल्स डार्विन की थ्योरी के बारे में वहाँ पर कुछ पैराग्राफ्स दिए गए हैं और उन्होंने कौन सी बुक्स लिखी थी, क्या इन्फॉर्मेशन दी थी, वो तो हम पहले ही स्टडी कर चुके हैं। तो फिर से उसके बारे में कुछ स्टडी करनी है। और उसके बाद उस प्रोफेसर चार्ल्स डार्विन के थ्योरी के बाद एक और प्रोफेसर जीन बैप्टिस्ट लैमार्किज्म, जो हम उनकी भी थ्योरी को पढ़ेंगे इस टेक्स्ट बुक में। और उनके बाद, उनकी थ्योरी के बाद हम ह्यूमन लाइफ का इवोल्यूशन कैसे हुआ उसकी एक ब्रीफ हिस्ट्री पढ़ने की कोशिश करेंगे और उसके ईयर वाइज देखने की कोशिश करेंगे। तो आइए यहाँ पर हम प्रोफेसर चार्ल्स डार्विन की थ्योरी को एक बार फिर से रिवाइज करते हैं और देखते हैं कि 12 फेब 1809 को प्रोफेसर चार्ल्स डार्विन, जो ब्रिटिश थे यानी कि वो इंग्लैंड से बिलोंग करते थे, वो बॉर्न हुए थे। और फिर बहुत रिसर्च के बाद बहुत ज़्यादा नंबर ऑफ़ स्पीशीज़ के प्लांट्स और एनिमल्स को उन्होंने कलेक्ट किया था और रिसर्च करने के बाद उन्होंने ये थ्योरी प्रपोज किया कि जो इवोल्यूशन है इज़ अ रिजल्ट फ्रॉम अ प्रोसेस इज़ कॉल्ड अ नेचुरल सिलेक्शन। नेचुरल सिलेक्शन का रिजल्ट है, यानी कि जो भी इवोल्यूशन हमने देखा ना अभी प्रीवियस लेक्चर्स या वीडियोस में कि किस तरह से इवॉल्व होती है, कोई नई चीज़ बनती है, तो ये नई चीज़ जो बनती है या जो डिफरेंट स्पीशीज़ इस प्लैनेट के ऊपर प्रेजेंट है, ये सारे इवोल्यूशन जो है ये नेचुरल सिलेक्शन की वजह से पॉसिबल है। मैंने आपको बताया था कि इवोल्यूशन जो है वो उसका बेस कौन है, उसका बेस नेचुरल सिलेक्शन है। यानी नेचर जब चेंज होता है तो वो सिलेक्ट करता है कि कैसे और किस स्पीशीज़ को उसे सर्वाइव कराना है। तो अब वो स्पीशीज़ जब वो जिसे वो सर्वाइव कराना चाहता है उसके अंदर वो ऑटोमेटिकली यानी नेचर खुद से सिलेक्ट करता है और सेलेक्ट करने के बाद उसके अंदर चेंजेस होते हैं उस स्पीशीज़ में और चेंज होने के बाद वो सर्वाइव करता है। सर्वाइव करने के बाद जब वो रिप्रोडक्शन प्रोसेस के थ्रू उसकी नई जनरेशन आएगी तो वो न्यू जनरेशन अपने ओन कैरेक्टर्स कैरी करता है ताकि वो नेक्स्ट चेंज होते हुए नेचर के अंदर सर्वाइव कर सके। इसी तरह से उनकी जनरेशन कंटिन्यू आगे बढ़ती जाती है और उनके अंदर चेंजेस आते जाते हैं और नई नई स्पीशीज़ इवॉल्व होते गई। तो यही थ्योरी थी प्रोफेसर चार्ल्स डार्विन की, जिसे हम थ्योरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन के नाम से भी जानते हैं। और इसी थ्योरी को उन्होंने अपनी एक बुक में भी पब्लिश किया है और उस बुक का नाम है ओरिजिन ऑफ स्पीशीज़, जिसे आप यहाँ पर देख सकते हैं। उसी बुक का एक मेन और सबसे इम्पॉर्टेंट जो पॉइंट है, नेचुरल सिलेक्शन वाज बेसिस मैकेनिज्म ऑफ इवोल्यूशन, इस वक्त आप अपनी स्क्रीन पे देख सकते हैं। तो प्रोफेसर चार्ल्स डार्विन की थ्योरी हमने एक बार फिर यहाँ रिवाइज़ किया और अब इसके बाद हम अपनी टेक्स्ट बुक में दूसरे प्रोफेसर के बारे में स्टडी करेंगे कि उनकी थ्योरी क्या थी। आइए हम समझने की कोशिश करते हैं। स्टूडेंट, इस वक्त आप अपनी स्क्रीन पे प्रोफेसर चार्ल्स डार्विन का पिक देख रहे हैं और उसके बारे में शॉर्ट इन्फॉर्मेशन भी उस पैसेज में आपको मिल जाएगा कि उन्होंने क्या प्रपोज किया था। वहाँ पे एक लाइन है बॉक्स के अंदर, ही प्रपोज्ड दैट प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल सिलेक्शन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस इवोल्यूशन। ये बेस है उसका, नेचुरल सिलेक्शन। अब इनकी थ्योरी के बाद हमें लैमार्किज्म का टॉपिक पढ़ना है। लैमार्किज्म यानी कि लैमार्क, प्रोफेसर जीन बैप्टिस्ट लैमार्क के थ्योरी के बारे में हमें पढ़ना है और देखते हैं कि डार्विन की थ्योरी के बाद इनका भी क्या कहना था। तो अगर हम इनकी थ्योरी को देखें तो ये प्रोफेसर चार्ल्स डार्विन की थ्योरी से थोड़ा सी डिफरेंट है और इनका कहना था कि जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है वो जो नई नई स्पीशीज़ बनी है उसके लिए रिस्पॉन्सिबल फैक्टर जो है वो है मॉर्फोलॉजिकल चेंजेस, यानी कि स्ट्रक्चर चेंज होते गए। जो लिविंग ऑर्गेनिज्म के स्ट्रक्चर चेंज होते गए और उसी चेंज होते हुए स्ट्रक्चर के बेस पे इवोल्यूशन का जो कंप्लीट प्रोसेस है वो होता है। तो हम देखते हैं कि इनके पैराग्राफ में क्या लिखा हुआ है। आप देख सकते हैं इस वक्त स्क्रीन पे मैं ये फर्स्ट वाला पैराग्राफ पढ़ रहा हूँ, आप उसे ध्यान से देखिएगा। जीन बैप्टिस्ट लैमार्क प्रपोज्ड दैट मॉर्फोलॉजिकल चेंजेस ऑकरिंग इन लिविंग ऑर्गेनिज्म। कौन से चेंजेस? मॉर्फोलॉजिकल। और मॉर्फोलॉजिकल को मैंने बताया था कि एक्सटर्नल स्ट्रक्चर के बेस पे जो चेंजेस हो रहे हैं लिविंग ऑर्गेनिज्म में वो रिस्पॉन्सिबल है किसके लिए? फॉर द इवोल्यूशन के लिए। ये किसका कहना था? जीन बैप्टिस्ट का कहना था। एंड द रीज़न बिहाइंड दोज मॉर्फोलॉजिकल चेंजेस। और उन्होंने ये भी बताया कि मॉर्फोलॉजिकल यानी स्ट्रक्चर भी चेंज क्यों हुए। तो उनका ऐसा मानना था कि वो लिविंग ऑर्गेनिज्म की एक्टिविटीज़ के बेस पे उनके स्ट्रक्चर चेंज होते गए। तो देखते हैं उनके स्टेटमेंट को। द रीज़न बिहाइंड दोज मॉर्फोलॉजिकल चेंजेस इज एक्टिविटीज़ और लेजीनेस ऑफ दैट ऑर्गेनिज्म।
ही कॉल्ड दिस कॉन्सेप्ट एज प्रिंसिपल ऑफ यूज और डिसयूज ऑफ ऑर्गेन्स। मतलब कि जिस ऑर्गेनिज्म में अपने ऑर्गेन को यूज़ किया पर्टिकुलर काम के लिए, तो कुछ स्पीशीज़ के बाद या कुछ जनरेशन के बाद उसके उस पर्टिकुलर ऑर्गन में चेंज हो गया, और जिसने अपने ऑर्गन्स को यूज़ करना है अपनी लेजीनेस की वजह से बंद कर दिया था, तो कुछ फर्दर जनरेशन के बाद वो ऑर्गन उस स्पीशीज़ में से डिसअपियर हो गया। ऐसा कहना था प्रोफेसर जीन बैप्टिस्ट लमार्किज्म का। ठीक है, अब कुछ एग्जाम्पल भी उन्होंने यहाँ पर बताए अपने इस थ्योरी के सपोर्ट में। देखते हैं कि क्या इनका कहना काफ़ी हद तक सही था या हम इसे गलत मानेंगे। तो इनके एग्जाम्पल्स में हम ये कह सकते हैं, आप पैराग्राफ अगर आप रीड करेंगे तो आप समझ जाएंगे कि इन्होंने कुछ एग्जाम्पल्स यहाँ पर जिराफ की दिया हुआ है। उसके बाद फिर हम देख सकते हैं कि इन्होंने एग्जाम्पल्स दिए हुए हैं स्नेक के। आइए कुछ एग्जाम्पल्स देखते हैं। Further, he said that the neck of giraffe has become too long due to browsing on leaves of tall plants by extending their neck for several generations. तो इनका ऐसा कहना था कि मॉर्फोलॉजिकल चेंजेस जो जिराफ में आप लॉन्ग नेक देखते हैं, ये एक मॉर्फोलॉजिकल चेंज है। और ये कैसे हुआ? क्योंकि जिराफ की एक आदत है कि वो ऊंचे प्लांट्स के लीव्स को खाने की कोशिश करता है, और ये उनके अंदर कई जनरेशन से चला आ रहा है, इसलिए जिराफ की गर्दन बढ़ गई। ऐसा किसका कहना है? लमार्क का कहना है। ठीक है। Similarly, shoulders of Iron Smith have become very strong due to frequent hammering movements. अब यहाँ पर एक ह्यूमन बॉडी के एग्जांपल ये दे रहे हैं कि आयरन स्मिथ का जो शोल्डर होता है, आयरन स्मिथ समझते होंगे आप, लोहार जिसे हम कहते हैं हिंदी में, तो जो लोहे का काम करता है वो कंटिन्यूसली हैमरिंग करता है, हथौड़े से ज़ोर से मारने का काम करता है। तो उसकी वजह से जो शोल्डर है उनके वो बहुत ज़्यादा क्या हो गए होंगे? स्ट्रांग हो गए होंगे। फिर एक और एग्जांपल, विंग्स ऑफ बर्ड्स लाइक ऑस्ट्रिच एंड ईमो हैव बिकम वीक ड्यू टू नो यूज़। तो ऑस्ट्रिच और ईमो हम देखते हैं ये एक लार्ज बर्ड्स होते हैं और ये ज़्यादा हाई पे फ्लाई नहीं करते, ज़्यादा ऊंचा नहीं उड़ते। तो ऐसा माना जाता है कि इसलिए नहीं उड़ते क्योंकि उनके पास जो विंग्स होते हैं वो बहुत कमज़ोर हो गए, वीक हो गए। इसलिए वीक हो गए होंगे क्योंकि वो लेजीनेस होने की वजह से वो उनका यूज़ करना नहीं चाहते। तो आज की जनरेशन में उनके वो बर्ड्स के जो विंग्स हैं वो कमज़ोर हो गए, ऐसा लमार्किज्म की थ्योरी कहती है। एक बार फिर से आप लाइन देखिए, लेग्स, पैरों की बात हो रही है, किसके? स्वैन और डक यानी कि बतख जो होती है उनकी बात हो रही है। बिकम यूजफुल फॉर स्विमिंग ड्यू टू लिविंग इन वाटर, यानी कि वो कंटिन्यूसली पानी में रहने की वजह से उन्होंने अपने पैरों का यूज़ करना चालू कर दिया। किसके लिए? स्विमिंग के लिए। और ऑटोमेटिकली उनके पैरों के बीच में, यहाँ पर आप देखते होंगे तो उनके पैरों के बीच में ना, उनके फिंगर्स के बीच में यहाँ पर ऐसे क्या आ जाता है, एक लेयर फॉर्म हो जाता है ताकि वो पानी को पीछे की तरफ ढकेल सके। तो ये डक का एग्जांपल हो गया। उन्होंने ऐसा दिया कि कंटिन्यूसली एक ही कंडीशन में रहने की वजह से ऑटोमेटिकली मॉर्फोलॉजिकल चेंजेस होते गए। ठीक है, एक्टिविटी के बेस पे वो उनका ऐसा मानना था। अब हम और भी देखते हैं कि एग्जांपल, स्नेक हैव लॉस्ट देयर लेग्स बाय मॉडिफिकेशन इन देयर बॉडी फॉर बर्रोविंग हैबिट। अब स्नेक के पैर चले गए, ठीक है, उसकी जो हैबिट है उस हैबिट की वजह से उसके पैर चले गए। ऑल दिस एग्जांपल्स आर टाइप्स ऑफ एक्वायर्ड कैरेक्टर्स एंड आर ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन टू अनदर जनरेशन। दिस इज कॉल्ड एज थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस ऑफ एक्वायर्ड कैरेक्टर्स ऑफ और लमार्किज्म। तो ये सारे जो एग्जांपल्स हैं वो लमार्किज्म की थ्योरी से बिलोंग करते हैं। तो क्या हम ये मान सकते हैं कि एवोल्यूशन की थ्योरी कुछ इस तरीके से हुई होगी, या जो डिफरेंट टाइप्स के जो स्पीशीज़ आज हम देखते हैं वो उनकी एक्टिविटीज़ की वजह से पॉसिबल हुई होगी, मॉर्फोलॉजिकल चेंजेस की वजह से पॉसिबल हुई है? कहीं पर चलो ठीक है, थोड़ा बहुत मान भी लेते हैं, लेकिन ये थ्योरी मुझे पर्सनली भी और वर्ल्ड वाइड अगर हम इस थ्योरी को देखें तो इतना ज़्यादा एक्सेप्ट नहीं किया जाता। आइए कुछ उसके रीज़न भी देखते हैं। तो स्टूडेंट, प्रोफेसर लमार्क की जो थ्योरी थी उसको हम डिस्प्रूव करते हैं कुछ इस तरह से कि हम ये तो एक्सेप्ट कर सकते हैं कि जो मॉर्फोलॉजिकल चेंजेस हुए हैं या किसी नए ऑर्गन का डेवलपमेंट हो गया, तो चलो कुछ हद तक हमने उस चीज़ को एक्सेप्ट कर लिए कि उनकी एक्टिविटीज़ के बेस पे और वो जो पर्टिकुलर जो उनकी लेजीनेस के बेस पे ये ऑर्गन डेवलप हो गया होगा और वो चेंजेस मॉर्फोलॉजिकल दिख जाते होंगे। लेकिन वो चेंजेस नेक्स्ट जनरेशन में ट्रांसफ़र हो जाए ऑन द बेसिस ऑफ एक्टिविटीज़, ऐसा नहीं होता। हम क्या ये मान सकते हैं कि जो आयरन स्मिथ है वो कंटिन्यूसली हैमरिंग करने की वजह से उसके शोल्डर स्ट्रांग है, तो क्या हम ये मान सकते हैं कि उसके आने वाली नेक्स्ट जनरेशन जो है आयरन स्मिथ की, उसके भी शोल्डर, उसके बच्चों के शोल्डर भी वैसे ही स्ट्रांग होंगे? नहीं ना, वो तो उसकी एक्टिविटीज़ है, उसकी पर्सनल एक्टिविटीज़ की वजह से हुआ। उसके बच्चे अगर उस तरीके का काम ना करे और वो ऐसा काम करे जो ऑफिस में बैठने का है, तो ज़रूरी नहीं है ना कि वो आयरन स्मिथ के जैसे उसके भी शोल्डर एकदम स्ट्रांग हो जाए। तो हम यहाँ पर इसकी थ्योरी को कम्प्लीटली एक्सेप्ट नहीं करते।
हम ये मान सकते हैं कि पर्टिकुलर एक्टिविटीज़ की वजह से कुछ पर्टिकुलर चेंजेस एक पर्टिकुलर स्पीशीज़ में हुआ होगा, लेकिन वो नेक्स्ट जनरेशन में चेंज हो जाए, ट्रांसफ़र हो जाए, ऐसा हम एक्सेप्ट नहीं करते। इसलिए लैमार्क्स थ्योरी वॉज डिस्प्रूव। हमने इसे पढ़ा सिर्फ इसलिए है क्योंकि टेक्स्ट बुक में दिया गया है। अब लैमार्किज्म के ऊपर अगर आपको शॉर्ट नोट आता है तो आप इसी तरीके से पहले उसकी थ्योरीज को लिखोगे, एग्जाम्पल्स दोगे और बाद में उसको डिस्प्रूव करने वाला आप पैराग्राफ भी लिखेंगे। ठीक है, प्रोफेसर लैमार्क के बाद हमारे इस चैप्टर में हम देखते हैं कि अब क्या बचा है पढ़ने के लिए। तो आप यहाँ देख सकते हैं ह्यूमन इवोल्यूशन का एक कंप्लीट पैराग्राफ है, कंप्लीट इंफॉर्मेशन हिस्ट्री के फॉर्म में दी गई है। तो उसे शुरू करने से पहले स्टूडेंट मैं आपको ये बता दूं कि हम ह्यूमन इवोल्यूशन को यहाँ पर बहुत ही शॉर्ट फॉर्म में करेंगे और मैं आप लोगों से ये रिक्वेस्ट करूँगा कि इस पूरे ह्यूमन इवोल्यूशन को कि किस तरह से हम ह्यूमन बीइंग कैसे कैसे किस पर्टिकुलर प्लेसेस पे वर्ल्ड में कहीं कहीं पर हमारे जो फॉसिल्स मिलते हैं उससे या जो हमारे दूसरी जो चीज़ें मिलती हैं उनसे ये पता लगाया जाता है कि पर्टिकुलर ईयर्स में ह्यूमन बीइंग इस फॉर्म में इस पर्टिकुलर कंट्री के अंदर रहता था। ये सारी हिस्ट्री यहाँ पे दी गई है और हमारी कनेक्टिविटी एक पर्टिकुलर टाइप्स के एनिमल से बताई जाती है, जिसे मैं यहाँ पर मंकी लाइक एनिमल्स के नाम से बता दूँ आपको। अब वो मंकी लाइक जो एनिमल था जिससे ह्यूमन इवोल्यूशन को माना जाता है वो लेमर्स के नाम से हम जानते हैं। अब उसे हम लंगूर के नाम से भी कह सकते हैं हिंदी में, आपको समझाने के लिए ये वर्ड मैंने यहाँ यूज़ किया है। इन शॉर्ट मैं आपको ये बता दूं कि ह्यूमन इवोल्यूशन को आप पूरे तरीके से इस पिक्चर पे समझने की कोशिश कर सकते हैं। अबाउट 7 करोड़ ईयर्स अगो जब ऐसा माना जाता है कि डायनासोर्स जो है वो इस दुनिया से एक्सटिंक्ट हो चुके थे, तो उसके बाद कुछ नई स्पीशीज़ का इवोल्यूशन हुआ था और वो नई स्पीशीज़ मोर और लेस सिमिलर कुछ लेमर्स से के जैसा दिखते थे, जैसा कि आप इस पिक्चर में सबसे पहले लेफ्ट हैंड साइड पे जो देख सकते हैं, एंशिएंट एनिमल्स लाइक लेमर्स। 7 करोड़ ईयर्स अगो की बात हो रही है। एंड देन फिर इजिप्ट के प्लेसेस पे हमें कुछ देखते मिलते हैं कि 4 करोड़ साल पहले की बात है कि वहाँ पे उनके अंदर कुछ चेंजेस आया, तो उसका जो टेल पार्ट है वो चले गया। और फिर उसके बाद हम इसी वे में अगर हम इस पूरे पिक्चर्स को देखें तो 1 करोड़ साल पहले हमें रामापिथेकस, अगर आप पूरा पैराग्राफ यहाँ रीड करेंगे तो आपको पता चलेगा कि वर्ल्ड के किस हिस्से में रामापिथेकस नाम का जो ह्यूमन स्पीशीज़ है वो पाया जाता था 1 करोड़ साल पहले। फिर यहाँ आप देख सकते हैं तो कुछ 40 लाख साल पहले की बात हो रही है कि वहाँ पर कुछ और चेंजेस होते गए और फाइनली 50,000 ईयर्स अगो 50,000 साल पहले अगर हम बात करें तो क्रो मैग्नन नाम का मैन जो है वो कंप्लीट एरेक्ट पोस्चर में आपको दिखता है। तो इस पूरे पेज पे या इस चैप्टर की एंडिंग में मैं आप लोगों को लाइन वाइज नहीं जाऊँगा क्योंकि ये एक ऐसा है जिसमें मुझे कुछ एक्सप्लेन नहीं करना, बल्कि ये एक इन्फॉर्मेशन है और उस इन्फॉर्मेशन को आप रीडिंग के फॉर्म में कर करके गेन कर सकते हैं। तो रीड करिए, इन्फॉर्मेशन गेन करिए और आप ये देखिए कि आप किस, यानी कि हमारे जो एंसेस्टर हैं वो पूरी दुनिया में कहाँ कहाँ थे और कौन से कितने साल पहले थे और किस पोस्चर में वो पाए जाते थे। लेमर्स यानी कि लंगूर से ऐसा माना जाता है कि हमारी शुरुआत हुई और वही उसी की स्पीशीज़ है आज हम ह्यूमन बीइंग के फॉर्म में। ठीक है, तो स्टूडेंट उम्मीद करता हूँ कि ये चैप्टर आपका मैं यहाँ पर देख सकते हैं डेवलपमेंट ह्यूमन ब्रेन हुआ, चेंजेस होते गए। 15 लाख साल पहले के भी एग्जांपल है इस पैराग्राफ में और 50,000 ईयर्स अगो क्रो मैग्नन नाम का जो मैन है इस वाले पैराग्राफ में आप यहाँ पे देख सकते हैं। और नेंडरथल मैन का पिक्चर भी देख सकते हैं कि इस तरह से मैन पहले दिखते थे। फिर उसके बाद काफ़ी चेंजेस होते गए और आज का जो मॉडर्न मैन है वो आपके सामने प्रेजेंट है। तो इस पूरे पैराग्राफ में हम ह्यूमन बीइंग की एंसेस्टर्स के बारे में स्टडी करेंगे। मेरी आपसे फिर से रिक्वेस्ट है कि इतने सारे पैराग्राफ को इस वीडियो के थ्रू यानी रीड करके इन्फॉर्मेशन मैं आपको प्रोवाइड करूं, क्योंकि बहुत सी लाइन में छोटी छोटी सी इन्फॉर्मेशन है। कहीं 1000 ईयर्स अगो है, कहीं 10,000 ईयर्स अगो है, कहीं 7 करोड़ ईयर्स अगो है। तो ऐसी इन्फॉर्मेशन को आप अगर खुद से रीड करके अंडरलाइन करते हुए चलेंगे तो आप बहुत अच्छे से समझ सकेंगे। इसलिए ये होमवर्क है कि आप इस पैराग्राफ को ज़रूर रीड करें और ख़ुद अपनी स्पीशीज़ के बारे में अंदाज़ा लगाएं। तो स्टूडेंट इसी के साथ ये चैप्टर नंबर 1 यहाँ पर फिनिश होता है और मैं आपसे ये उम्मीद करता हूँ कि आप इसके क्वेश्चन आंसर जल्द से जल्द याद कर लें और जिन्होंने याद कर लिया है वो आगे के चैप्टर्स याद करें। मिलते हैं अपने अगले लेक्चर में, तब तक के लिए अस्सलाम वालेकुम।